सर अगर सेकंड, ये लोग इंसॉल्वेंट प्रूफ हो जाएं तो? अरे इंसॉल्वेंट ही तो है ये, इतना घोटाला करके भाग गए, इंसॉल्वेंट ही तो है ये। लेकिन हाँ, जितना हो सकता है उतना तो गवर्नमेंट करेगी रिकवर। अब जितना डूब गया वो डूब गया, आप क्या कर सकते हैं, जान थोड़ा लोग बेचारे की। चलो पढ़ो। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी बैंक का एक वर्क है, और ये तुमने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, वो बिल ऑफ एक्सचेंज पहली बात तो होता किसके पास है, उधार देने वाले के पास, जिसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। तो वो जो बीआर जिसके पास होता है उसके कई सारे यूज कर सकता है, तुमने पढ़ा होगा बीआर के यूजेस। कौन कौन से यूज होते हैं बेटा? पहला यूज होता है कि ड्यू डेट तक बीआर को अपने पास रख लो, जो बिल्स रिसीवेबल है उसको ड्यू डेट तक अपने पास रख लो। तो सामने वाला जब ड्यू डेट को आएगा पैसा देने तो आपके पास दे जाएगा, आप बिल फाड़ फाड़ के फेंक देना, कोई परेशानी की बात नहीं। दूसरा काम होता है कि भाई मान लो 3 महीने का बिल है, ड्यू डेट 3 महीने बाद है, अब हमें इतना पेशेंस नहीं है यार, तो हम तो क्या करेंगे कि इस बिल को लेके बैंक के पास जाएंगे, और हमारा एक बैंक फैसिलिटी देता है जिसको कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो हम वो जो बिल है वो बैंक को देंगे, और बैंक को बोलेंगे कि देखो भैया जी, 3 महीने बाद इसका पैसा आएगा, तो आप हमारे लिए काम कर लो कि पैसा आप रख लेना, लेकिन अभी पैसा आप हमें इसका दे दो। जब डिपॉजिट आएगा तो आप रख लेना अपने पास, वो पैसा आपका, लेकिन अभी आप इमीडिएट पेमेंट हमें कर दो, जितने का बिल है उतने का। तो बैंक बोलेगा भाई पागल समझा हमें, हम क्यों कर दे भाई पूरे का पेमेंट? 10,000 रुपीज का बिल लेके आए हो, डेफिनेटली हम इसको इन कैश कर देंगे, डिस्काउंट कर देंगे, लेकिन हम कुछ हमारा कमीशन काटेंगे, क्योंकि टाइम से पहले पैसा दे रहे हैं आपको, हम भी तो अपना पैसा अटका रहे हैं। 3 महीने तक हमें अब पैसे थोड़ा मिलेंगे, 3 महीने बाद मिलेंगे, है ना? तो बैंक आपसे कुछ कमीशन लेकर के, क्या डिस्काउंट काट करके क्या कर लेता है, डिस्काउंटिंग। और डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है, पढ़ो एक बार क्या है, इट रेफर्स टू अ फैसिलिटी इन विच होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज का जो होल्डर है, अब होल्डर में कोई भी हो सकता है, होल्डर में आपका जो ड्रॉवर है वो भी हो सकता है, और बेटा एक इंडोर्सी जो होता है ना, वो भी हो सकता है, जिसको इंडोर्स किया गया है वो भी हो सकता है ना? बिल का होल्डर यूज कर सकता है उसका, ठीक है। कैन गेट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बिफोर द मेच्योरिटी। आप मेच्योरिटी से पहले बिल को लेके बैंक में जाओ और डिस्काउंटिंग करवा लो, बैंक आपको पेमेंट कर देगा। लेकिन काम की बात, आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन बैंक पेज द बैलेंस टू द होल्डर। पूरा अमाउंट नहीं देगा। अगर आप 10,000 का बिल लेके जा रहे हो, बैंक से कह रहे हो 10,000 दे दो, नहीं, बैंक आपको थोड़ा काट के देगा। ऑन मेच्योरिटी बैंक गेट्स द पेमेंट फ्रॉम द पार्टी विच हैड एक्सेप्टेड द बिल। बेटा जो एक्सेप्ट करने वाली पार्टी थी, जिसने बिल पे साइन किए थे, वो पेमेंट करने आएगा। और वो पेमेंट किसको करता है, तुमको ये भी याद होगा, पेमेंट हमेशा होता है बिल के होल्डर को, बिल जिसके पास होता है। तो इस केस में बिल किसके पास है, बैंक के पास, तो बैंक को इसका पेमेंट हो जाएगा, कोई तकलीफ की बात ही नहीं। बोलो भाई, डिस्काउंटिंग समझ में आ गई सबको, यस और नो, फास्ट? यस यस सर। सर। ठीक है, ये सर डिस्काउंटिंग हो यस। गया। हाँ भाई बोलो 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 बोलो। सर अगर जो बिल पे करने वाला है जिसके पास बिल्स पेबल का है, अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं हुई और बैंक को लगता है कि वो पैसा डुबो देगा, तो बैंक एक्सेप्ट रिफ्यूज कर सकता है क्या सर? बिल्कुल 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 कर सकता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बेटा याद रखना, ये तो हम खैर अभी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और ऐसे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन जनरल नॉलेज की बात ये है कि बिल लेने से पहले, भाई ऑब्वियस सी बात है, तुम खुद समझ जाओ कि बैंक आपसे उस बंदे की डिटेल लेगा जिसने बिल पे एक्सेप्टेंस किया है या साइन किया है। और बैंक ये जरूर चेक करेगा कि वो बंदा कैसा है। अगर वो देने लायक ही नहीं है तो बैंक आपके बिल को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ऐसे तो तुम भैया पैसा डुबो दोगे, किसी भी अरे गहरे से बिल बनवा के एक्सेप्ट करवा के ले लोगे और बैंक से जाके पैसा ले लोगे। ऐसा नहीं होता। बैंक जरूर 100% ये चेक करता है कि बिल पे साइन किसने किए हैं और उसका स्कोर वगैरह क्या है, बैंक सब चेक करता है, उसके बाद ही एक्सेप्ट करता है। डेफिनेटली सही क्वेश्चन। अगला, एजेंसी फंक्शन। अब ये एजेंसी क्या होती है भाई, सब लोग जानते हैं एजेंसी। एजेंसी का मतलब होता है, एक होता है एजेंट और एक होता है प्रिंसिपल। एजेंसी का मतलब ये होता है इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो कहलाती है एजेंसी। प्रिंसिपल जो होता है वो अपना कोई काम करवाता है एजेंट से, और बदले में एजेंट प्रिंसिपल से क्या लेता है, कमीशन लेता है। ये सब लोग जानते होंगे, नॉर्मल सी बात है। एजेंसी क्या होती है ना? एजेंसी का मतलब ये यस होता है, सर। एजेंसी में दो पार्टीज होती है, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। और यहां पे ये सोचो कि बैंक हमारा एजेंट कैसे बन गया भाई? क्या बैंक हमारा एजेंट बन सकता है कभी? हाँ बिल्कुल। आप चाहो तो बैंक को ऑर्डर दे सकते हो कि भाई हमारी तरफ से ये काम कर दो, हम आपको ऑर्डर देते हैं। तो ये कहलाते हैं एजेंसी फंक्शन। अब एजेंसी फंक्शन कौन कौन से होते हैं ये हम पढ़ लेते हैं। चला एक बार पढ़ लो।
कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड सर्टेन एजेंसी सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स, ठीक है। फॉर दीज सर्विसेज बैंक चार्जेस सम कमीशन। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई एजेंट है तो वो कमीशन तो लेगा यार। तो अगर आप बैंक से कोई काम करवा रहे हो तो बैंक उसके बदले में आपसे बैंक चार्जेस या कमीशन लेगा। अब ये कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं जरा हम देख लेते हैं। सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ फंड। ये ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ये जानते हैं कि अगर आप पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हो तो ये ट्रांसफर ऑफ फंड्स जो है ये बैंक की ही एक सर्विस है। और तुमने सुना भी होगा कि ट्रांजैक्शंस पे जो कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन है या नेफ्ट से किए गए या आरजीटीएस से किए गए, कई सारे ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिन पे कुछ परसेंटेज कटता है। याद है सबको? देखा किसी ने? अगर आप कहीं जाते हो पेमेंट करते हो तो आपको सामने वाला बताता है कि भाई कार्ड से पेमेंट करोगे तो इसका 1% या 2% एडिशनल लगेगा, कटेगा आपके में से, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ट्रांसफर ऑफ फंड एक सर्विस है बैंक की। नेफ्ट, आरजीटीएस, आपका डायरेक्ट अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, ये सारे जो मोड ऑफ ट्रांसफर है जिसमें फंड एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, इसके बदले में बैंक चार्ज लेता है और ये भी एजेंसी सर्विस में आता है, ठीक है, ये याद रखना। दूसरा, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। ये तुम पढ़ चुके हो 11th क्लास में जब तुमने बैंक रिकंसिलेशन पढ़ा था। इसको मैं अगर दूसरा नाम लिखूं बच्चों तो ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स के नाम से तुम इसको समझ सकते हो। आप अगर चाहो तो आप अपने बैंक को क्या दे सकते हो बच्चों? स्टैंडिंग ऑर्डर दे सकते हो। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं कि मैंने अपने बैंक को बोल दिया कि भैया मेरी एलआईसी की किस्त आती है साल में 2 बार, सितंबर एंड मार्च, तो आपको साल में 2 बार मेरे एलआईसी का प्रीमियम का पेमेंट करना है। मेरे से पूछना ही मत, आप तो मेरे अकाउंट से काटना और पेमेंट कर देना। अब बैंक आपसे नहीं पूछेगा, बैंक आपकी तरफ से पेमेंट कर देगा, आप टेंशन फ्री होकर बैठ जाओ। तो ये सर्विस दे रहा है बैंक आपको। इसी तरह से बैंक आपके लिए पैसा कलेक्ट भी करता है। जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स परचेस किए हुए, उस पर डिविडेंड मिला या फिर उस पर इंटरेस्ट मिला, या फिर आपका कोई किराएदार है जो आपसे रेंट लेता है तो उसने बैंक से बैंक का लिंक किया हुआ है, उसने बोला हुआ है कि हर महीने मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, तो आपका बैंक अकाउंट क्या करेगा? आपके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली वो ऑटो क्रेडिट हो जाता है। ये वर्ड सबने सुना होगा, ऑटो क्रेडिट एंड ऑटो डेबिट, ठीक है। तो ऑटो क्रेडिट हो जाता है तो पैसा अपने आप आ जाता है। तो बैंक आपके लिए ऑटोमेटिकली पेमेंट कर भी सकता है और कलेक्शन भी कर सकता है, लेकिन आपको इसके लिए बैंक को क्या देना होगा? पहले ऑर्डर देना होगा, जिसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। और ये स्टैंडिंग ऑर्डर कोई फ्री नहीं होता, बैंक इसके बदले में आपसे क्या लेता है बच्चों? कमीशन लेता है, चार्जेस लेता है, ठीक है। तीसरा, परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सारे बैंक तो नहीं, लेकिन गवर्नमेंट और आरबीआई कुछ बैंक्स को ऑथराइज करती है और वो बैंक फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन करेंसीज वगैरह है, उनको भी इंडिया में परचेजिंग सेलिंग या फॉरेन एक्सचेंज का जो काम होता है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा एडिशनल सर्विस है जो बैंक आपको देता है, ठीक है। बैंक आपके लिए फॉरेक्स का काम भी कर सकता है, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं कि अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है और आप जाते हो यूएस में घूमने, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम वहां में मिलेगा क्या? डेफिनेटली मिलेगा बच्चों। और पता है, आप अपने इंडिया के कार्ड को वहां पे लगा करके एटीएम में वहां से यूएस डॉलर निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि वहां पे मैंने $100 टाइप किए एटीएम में। अब मुझे ये बताओ कि $100 के लिए मान लो $1 चल रहा है 70 रुपीज का, क्या आपके बैंक अकाउंट से 7,000 कट जाएंगे क्या, या ज्यादा कटेंगे? ज्यादा कटेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना भाई, बैंक आपसे क्या लेगा? चार्ज लेगा इसके बदले में। बैंक ने कितनी अच्छी फैसिलिटी आपको दी है, आपके पास एक ग्लोबल कार्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, आप पूरी दुनिया में कहीं भी घूमने जाओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम है, खैर ग्लोबल कार्ड तो किसी भी एटीएम में लग जाएगा, लेकिन अगर आपके पास स्पेसिफिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कार्ड है और अगर आप घूमने जाते हो, मान लो मालदीव घूमने जाते हो आप, और वहां पे आपको डॉलर्स निकालने, तो वहां पे आप एटीएम में डॉलर्स लगा करके, एटीएम मशीन में लगा करके आप वहां की करेंसी या डॉलर निकाल सकते हो, ठीक है। और बदले में जो पैसा कटेगा, ये मत सोचना कि वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा, वो थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि बैंक उसमें अपने चार्जेस भी काटेगा। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि बैंक आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज का काम भी करता है, ये एक एडिशनल सर्विस है, ठीक है। खैर हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं, नॉर्मल याद रखो कि क्या होता है। फोर्थ है बच्चों परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज का एग्जांपल मैं आप लोगों को कल दे चुका हूं। मैंने बताया था कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना बच्चों, वो म्यूचुअल फंड की सर्विस भी आपको देता है।
अगर आपको नहीं समझ में आता है कि मार्केट क्या होता है, शेयर कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं, शेयर मार्केट की दुनिया क्या होती है, आपको नहीं समझ में आता है, तो आपका बैंक भी ये सर्विस आपको देता है। कैसे देगा कि आपका बैंक आपको बताएगा, वो आपसे पैसा ले लेगा, वो उनके अकॉर्डिंग पैसा लगा देंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग उसको सेल भी कर देंगे, शेयर्स परचेज भी कर लेंगे, सेल भी कर देंगे, और जो एडवांस जो आपको पैसा मिलेगा, जो प्रॉफिट आपका होगा, वो आपको दे देंगे थोड़ा चार्ज काट के, ठीक है, जिसको ब्रोकरेज बोलते हैं, कुछ ब्रोकरेज काट के वो बाकी पैसा आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये होता है बच्चों परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये भी काफी सारे बैंक करते हैं, ठीक है। फिर उसकी गारंटी भी बैंक ही लेता होगा, जैसे मान लो बेटा बैंक कहीं म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी नहीं होती, कोई गारंटी नहीं होती, ये एडिशनल सर्विस है, बैंक जबरदस्ती नहीं कर रहा है आपसे कि आपको लेनी है ना, और ना इसके लिए आपके पास कॉल्स वगैरह आएंगे, ठीक है, कि आप ले लो, ये सर्विस हम देते हैं, गारंटी इसकी नहीं होती। हाँ, म्यूचुअल फंड अगर स्पेसिफिकली बात करो, स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड की बात करते हो, तो इसमें जितना अमाउंट आप लगाते हो उसकी गारंटी होती है। 10,000 रुपीज मैंने लगाए हैं तो उसकी गारंटी है, लेकिन नुकसान आपको स्टिल होता है। मान लो 2 साल के लिए आपने 10,000 लगा दिए और 2 साल बाद आपको 10,000 मिले, मान लो मार्केट बहुत बुरा चला गया, लेकिन आपको मिनिमम 10,000 मिल गए वापस, क्या आप खुश रहोगे इससे? क्या 10,000 मिला नो तो फायदा सर, है क्या तुम्हारे लिए? नहीं बेटा, इंटरेस्ट का नुकसान है आपको। नो सर। अगर आप उसको कहीं और लगाते या आप डिपॉजिट करवाते तो इंटरेस्ट मिलता आपको, ठीक है। तो बैंक आपसे जबरदस्ती नहीं करता है, ये एक वॉलेंट्री स्कीम होती है ना, कंपलसरी नहीं होती है ना। नेक्स्ट, इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। बैंक आपको इनकम टैक्स के लिए सलाह भी देता है, आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देता है, अलग से डेस्क होती है, आप चाहो तो इनकम टैक्स या टैक्स प्लानिंग के रिगार्डिंग आप बैंक में संपर्क कर सकते हो, बैंक आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है, ठीक है। और लास्ट होता है बच्चों लेटर्स ऑफ रेफरेंस। ये लेटर्स ऑफ रेफरेंस क्या होता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मान लो या फिर इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो बेटा कि मैंने एक बाइक परचेज की है, ठीक है, मैं एक बाइक खरीदने गया हूँ और बाइक के लिए मैंने उधार लिया, लोन लिया, ठीक है। वो जो लोन मैंने लिया है वो डायरेक्टली वेंडर से लिया है। जैसे मान लो कि मैं हीरो की एक बाइक परचेज करके लाया और हीरो से मैंने इंस्टॉलमेंट में लिया। मुझे ये बताओ कि जो हीरो वाला है वो आपको डायरेक्टली लोन दे देगा क्या? नहीं, वो आपसे पहले बोलेगा कि भाई साहब आप अपने बैंक से लेके आओ लेटर ऑफ रेफरेंस। ये लेटर ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ये बैंक इशू करता है अपने कस्टमर के लिए, और बैंक अपने कस्टमर के लिए एक लेटर इशू करता है जिसमें बैंक ये बताता है कि भाई साहब हमारा एक कस्टमर काफी अच्छा है, इनके अकाउंट में लगभग इतना पैसा रहता है और इतने तक का लोन आप इनको बिना सोचे समझे दे दो, क्योंकि हम भी दे देंगे इनको अगर ये हमसे मांगेंगे तो, ठीक है, तो आप दे सकते हो। तो ये लेटर ऑफ रेफरेंस होता है। रेफरेंस, किसी का रेफरेंस देना, नाम से पता पड़ रहा है, तो बैंक आपकी तरफ से रेफरेंस देता है और आप उस रेफरेंस का यूज करके क्रेडिट फैसिलिटी ले सकते हो कहीं और से चाहो तो। क्या इसका मतलब समझ में आया सबको जो मैंने बताया स्पेसिफिकली लेटर ऑफ रेफरेंस का? यस और नो? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, ये लेटर ऑफ नो रेफरेंस। सर, एक तो बार बता दो सर। बेटा मान लो कि किसी थर्ड पार्टी से, एक तो बैंक है और एक मैं खुद हूं अकाउंट होल्डर, एक थर्ड पार्टी से आप लोन लेना चाहते हो, तो थर्ड पार्टी आपको लोन देने से पहले आपसे आपके अकाउंट का ब्यौरा मांगेगी और आपसे बोलेगी कि लेटर ऑफ रेफरेंस लेके आओ। तो आप कहाँ जाओगे? अपने बैंक के पास जाओगे और बैंक से बोलोगे कि आप हमें एक लेटर ऑफ रेफरेंस दे दो ताकि हम जिनसे लोन लेना चाहते हैं उनको दिखा दें। तो सामने वाला वो लेटर ऑफ रेफरेंस देख के आपको लोन दे देगा। एक तरह से ये एनओसी, एक तरह से क्लियरेंस लेटर है, ये सामने वाला मान जाता है कि हाँ ये बंदे में कैपेबिलिटी है, ये पेमेंट कर देगा। सबको बात क्लियर होगी आई थिंक। और अब बच्चों आते हैं लास्ट, और ये लास्ट है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। टाइम कितना हो गया? 1 मिनट, 6 हो गई। हो गया सर टाइम। क्लास कितनी बजे स्टार्ट होगी आपकी? अभी बताओ मेरे को सर 6। तो बेटा रहने दो आज, है ना, फिर मैम की क्लास छूट जाती। अब बहुत है आज के लिए। एक इसको छोटा कल सा जल्दी डाउट। से, हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो बोलो बेटा, बोलो क्या बोल रहे हो, फटाफट बोलो, आवाज नहीं आ जो रही। बिल्स होते हैं ना वो मरने के बाद, तो फिर वो वाली पूरी फैसिलिटी भी तो बैंक ही प्रोवाइड करेगा ना? मरने के बाद? हाँ, बेटा मरने के बिल्स बाद होते होता हैं है वो एक्चुअली ट्रस्ट में आता है कि बैंक आपके एज ए ट्रस्टी काम करता है। ट्रस्टीज होते हैं, बैंक आपका एज ए ट्रस्टी काम करता है, और आप चाहो तो आपके अकाउंट का क्या होना है मरने के बाद, आप पेमेंट क्या होना है, कैसे होना है, वो सब भी बैंक देख लेता है। तो बैंक एक ट्रस्टी के तौर पे भी काम करता है, वो भी एक एडिशनल सर्विस होती है ना। चाहो तो ये भी याद रख लो, कोई इशू नहीं है ना, एज अ ट्रस्टी बैंक काम करता है, ठीक है। चलो खैर कल मिलते हैं बच्चों, बहुत है आज के लिए, है ना। जाओ फटाफट से क्लास ज्वाइन कर लो, है ना।
चलिए ओके सर कल क्लास लोगे? बेटा, कल नहीं रखते हैं क्लास, सब मंडे को ही मिलेंगे। संडे यार थोड़ा टाइम तुम्हारे पास है, उसके बाद कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंजॉय करो, है ना? फिर तो पढ़ना ही है हमें। ठीक है, चलिए बहुत है आज के लिए।